नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो राज्यों में, बिहार और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए, विधानसभा के और एक लोकसभा की सीट का। दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। क्या मायने हैं इस हार के? बीजेपी क्यों हारी और क्या है आगे के लिए संदेश? हार के कारण क्या है? पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में बोचहा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव हुआ। ये उपचुनाव हो रहा था। यहाँ से जो विधायक थे वो वीआईपी पार्टी के विधायक थे और उनकी मौत के कारण ये सीट खाली हुई थी। वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी एनडीए की समर्थक पार्टी एनडीए के में शामिल थी और एनडीए में जब ये सीटों का बंटवारा हुआ था तब इस सीट पर क्या चारों सीटें जो वीआईपी को दी थी बीजेपी ने, चारों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े किए थे। तो ये उम्मीदवार भी जो है वो बीजेपी की ही पसंद के थे। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ा ज़्यादा जाग गई और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमले करते रहे और बड़े घटिया स्तर पर उतरकर हमले करते रहे, जबकि वो बिहार में सरकार में शामिल थे, एनडीए के सदस्य थे। इसके बावजूद इस तरह का व्यवहार किया उन्होंने। उसके बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने उम्मीदवार उतारा और इस चुनाव में बीजेपी ने, इस चुनाव से पहले बीजेपी ने उनको न केवल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया बल्कि उनके जो बाकी 3 विधायक थे उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मुकेश सहनी विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी सदस्यता भी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए उनकी पार्टी में अब कोई विधायक नहीं रह गया। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे अमर पासवान को टिकट नहीं दिया। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, सामान्य मान्यता है कि जिस विधायक का या सांसद का निधन हुआ है उसके प्रति उस इलाके में सहानुभूति होती है, ख़ासतौर से उपचुनाव में तो और ज़्यादा होती है। फिर भी बीजेपी ने अमर पासवान को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये किसी को पता नहीं। बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया और अमर पासवान को आरजेडी ने टिकट दे दिया। यहाँ से वीआईपी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, तो वो तो नहीं जीता, लेकिन वो बीजेपी को हराने में कामयाब रहा, या बल्कि कहे वो ना होता तो भी बीजेपी हार जाती, क्योंकि 36,000 वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार हारी है। तो ये मामूली हार नहीं है। ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही हो गई, उसकी वजह से 1,500 2,000 वोट से जो है हार हो गई बीजेपी के उम्मीदवार की। 36,000 वोट से हार मतलब बिल्कुल डिसाइसिव हार। और इस हार के बहुत सारे मायने हैं। इस हार के मायने हैं कि बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की बीजेपी इकाई जो है, मुझे लगता है पूरे देश में सबसे कमज़ोर इकाई है, जहां नेतृत्व की कमी है, जहां संगठन की कमी है। केंद्र के जो नेता हैं उनका जो दखल है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। जिन लोगों को प्रभारी बनाया जाता है जो वहाँ से मंत्री हैं बिहार से, उनकी भूमिका का असर ज़मीन पर दिखाई नहीं देता है। ये तो हुई एक बात, लेकिन इस उपचुनाव का मतलब उससे बड़ा है, इसका संदेश उससे बहुत बड़ा है। 2 संदेश। एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो विरक्ति का भाव था वो अब वितृष्णा में बदल गया है। नीतीश कुमार को न लोग देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न बर्दाश्त करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के साथ की कीमत अब बीजेपी चुका रही है और नीतीश कुमार का ग्राफ जैसे जैसे गिर रहा है उसी के साथ साथ बीजेपी का भी गिर रहा है। बीजेपी जितने दिन, जितने मिनट नीतीश कुमार के साथ रहेगी उसका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला है। तो ये सरकार बनी रहे तब भी बीजेपी का नुकसान है, ये सरकार चली जाए तो बीजेपी का शायद कम नुकसान होगा। क्या परिस्थिति बनेगी अगर नीतीश कुमार और बीजेपी अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार गले का पत्थर बन गए हैं बीजेपी के लिए
और इस उपचुनाव का फिर से आम चुनाव में भी लोगों ने संदेश दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार का साथ छोड़े। नीतीश कुमार अब वो 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं रह गए, उसकी छाया भी नहीं रह गए। वो जिस तरह से हर समय आवेश में रहते हैं, जिस तरह चिड़चिड़ाते हैं, जिस तरह हर समय गुस्से में रहते हैं, उनकी भाषा, उनकी बोलने की शैली सब कुछ बदल चुकी है। अब वो नीतीश कुमार आपको नहीं दिखाई देंगे जो 2005 में और उसके बाद दिखाई देते थे। तो अब उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। एक उम्र हो सकती है, एक फैटीग फैक्टर हो सकता है, 16-17 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, उसकी वजह से हो सकता है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी से बहुत छोटी पार्टी हो गई, उसकी नाराज़गी, उसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों से और उन कारणों को जानने से बीजेपी की स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी को ये एहसास जितनी जल्दी हो जाए कि नीतीश कुमार का साथ उनके लिए भारी पड़ रहा है। नीतीश कुमार और भाजपा की दोस्ती जो है उसने बिहार में एक बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव, प्रशासनिक बदलाव, हर तरह का विकास के क्षेत्र में बदलाव लाने का काम किया था 2005 में। लेकिन वो 2005 से 2010 तक की जो यात्रा थी, बदलाव उसके बाद से धीमा होना शुरू हुआ और फिर रुक गया है। अब वो उल्टी दिशा में जा रहा है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं रह गए हैं किसी दृष्टिकोण से। उनके इस मेरे ख्याल से आखिरी कार्यकाल में बिहार की चर्चा केवल 2 कारणों से हो रही है। एक, जहरीली और नकली शराब पीने से होने वाली मौतों की, और दूसरा उनकी शराब की नीति की, नशाबंदी की नीति की। उसकी वजह से कानून में रोज़ बदलाव करना पड़ रहा है। अदालत से लगातार जो है तल्ख टिप्पणियाँ हो रही हैं, कानून में बदलाव करना पड़ रहा है, और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वो कि जो शराब पीते हैं महापापी होते हैं। जहरीली शराब से मरने वालों को कहते हैं कि शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। मतलब इतना संवेदनहीन किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुखिया कैसे हो सकता है कि एक ट्रेजेडी पर, एक मौत पर उनको एक तरह का ये सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है कि मैं कहता हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए तो जो पिएगा वो मरेगा तो मर गए। ये रवैया सार्वजनिक जीवन में कोई भी रहने वाला, मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी भी पद पर, छोटे बड़े किसी पद पर रहने वाला कैसे बोल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार यही सब बोल रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए तो वो चिढ़ते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति के खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को भी लेकर डूबेंगे अगर बीजेपी अलग नहीं होती है समय पर। वैसे भी इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार कितने दिन तक बीजेपी के साथ रहेंगे। पाला बदलने में उनको कोई संकोच नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता। किसी के भी साथ जाने पर, वो जब बीजेपी के साथ आए लालू प्रसाद यादव को छोड़कर, तब कोई अफसोस नहीं हुआ। बीजेपी को छोड़कर फिर लालू प्रसाद के साथ गए, तब कोई अफसोस नहीं हुआ। फिर लालू प्रसाद को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए, तब कोई अफसोस नहीं हुआ। तो इस बार भी नहीं होगा। प्रशांत किशोर का कांग्रेस से जुड़ना, कांग्रेस के साथ होना एक नए समीकरण को जन्म दे सकता है, हो सकता है। ये एक संभावना की बात कर रहा हूँ, दूर की कौड़ी है थोड़ी। हो सकता है कि कांग्रेस और नीतीश कुमार में अलायंस हो, और नीतीश कुमार निश्चित रूप से इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको अब जो है इस गठबंधन में घुटन महसूस हो रही है, और उसकी वजह वो खुद है। उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी हैं कि उनसे ज़्यादा उनके सहयोगी दल के लिए स्थिति असहज हो गई है। जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनके लिए उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई साथ छोड़ने का फैसला कौन, उसकी पहल कौन करे, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाएगी तो निश्चित रूप से उसको बिहार जो है वो कुछ सालों के लिए, क्या कई सालों के लिए भूल जाना पड़ेगा। दूसरा, इस उपचुनाव का संदेश ये भी है कि लोगों की धीरे धीरे मनस्थिति ऐसी बन रही है,
और मैं सवर्ण मतदाताओं की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के मुख्य या कहें कोर वोटर हैं। उनमें एक भाव आ रहा है कि कुछ भी हो नीतीश कुमार नहीं चाहिए, और इसके लिए वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, जा रहे हैं या जाने का मन बना लिया है या जाने का फैसला कर लिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब उनको नीतीश कुमार को एक समय के बाद अब वो धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, वो जो थ्रेशोल्ड होता है बर्दाश्त का वो उससे बाहर जा रहा है। अब नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है। उस नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए, उनको हटाने के लिए लोग आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं। ये इस उपचुनाव का संदेश है। अगर बीजेपी सुन पाए तो सुन ले। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बालीगंज का विधानसभा का उपचुनाव हुआ और आसनसोल का लोकसभा का उपचुनाव हुआ। लोकसभा का उपचुनाव हुआ बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देने से। लोकसभा बीजेपी को छोड़कर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, फिर लोकसभा से इस्तीफा दिया। अभी बालीगंज से उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा। जिन ममता बनर्जी ने पूरे विधानसभा चुनाव में बाहरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उन्होंने ही एक बाहरी उम्मीदवार को उतारा आसनसोल में, शत्रुघ्न सिन्हा को। एक पिटे हुए मोरे को उतारा और 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा सबक नहीं, तमाचा है। इसलिए तमाचा है कि 1998 में जब से तृणमूल कांग्रेस बनी है, आज तक 24 साल में कभी तृणमूल कांग्रेस ये सीट नहीं जीती थी। पहली बार जीती है, और उस समय जीती है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में उसके 70 से ज़्यादा विधायक हैं। 18 अब 17 हो गए, 17 लोकसभा सदस्य हैं। इसके बावजूद पार्टी की इतनी बड़ी हार, देखिए हार जीत तो होती रहती है। उपचुनाव हार गई, आमतौर पर उपचुनाव जो है सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जितनी बड़ी हार हुई है, और बालीगंज में तो बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ये स्थापित हो गया था कि बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इन उपचुनावों ने उस पर सवाल उठा दिया। उससे पहले कलकत्ता महानगर निगम के चुनाव हुए, उसमें 114 सीटों में से 65 पर सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट जो है वो दूसरे नंबर पर आया है, बीजेपी का सफाया हुआ है। तो ये सब संकेत बता रहे हैं कि ये जो स्थापित हो गया था 2.5-3 साल पहले 2019 में कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बन गई है, उसके इस स्टेचर को चुनौती मिल रही है। और ये सब हो रहा है मेरी नज़र में एक ही कारण है। मई 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह हिंसा का तांडव हुआ, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कराया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कई जगह सहायक बनी रही, और भाजपा के राज्य के और नहीं राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ नहीं किया। उन लोगों के घाव पर मरहम लगाने का भी काम नहीं किया। उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। उनके मन में जो हताशा है, निराशा है, जो बीजेपी के प्रति जो मोह खत्म हुआ है, उसका नतीजा है। अगर बीजेपी ने बहुत जल्दी से मेरा मतलब है बहुत जल्दी, इस स्थिति को सुधारने का प्रयास वॉर फुटिंग पर शुरू नहीं किया, तो आप मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से, अगर वो 2014 की स्थिति में पहुंच जाए जब उसे केवल 2 सीटें मिली थी लोकसभा की, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो बीजेपी अपने किए का भुगतान कर रही है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो। अगर पार्टी चेतेगी नहीं, पार्टी समय से जागेगी नहीं, इसी तरह से सोती रहेगी या सोने का उपक्रम करती रहेगी, तो इसी तरह के नतीजे आएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।